हेलो बेटा, वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। कैसे हो भाई सभी लोग? हाउ आर यू? वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल। कैसे हो भाई सभी लोग? हाउ आर यू? वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। क्या बात, क्या बात, वेरी फाइन, ग्रेट सर, क्या बात है यार, क्या बात, क्या बात। हेलो बेटा, जयंत, पवन, साजिद, मिंकू, चेतन, समीर, गोविंद, अनिकेत पाटिल एंड ऑल, संकेत, सभी का स्वागत है बेटा। यू आर ऑल वेलकम। वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। सो बेटा, लेक्चर नंबर 1 2 3 रिवीजन हो गया क्या आप सभी का? वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। लेक्चर नंबर 1 2 3 रिवीजन कर लिया बेटा आप लोगों ने? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके बेटा। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन। जो हमने आपको बताया तरह तरह का होता है, लाइक मॉलिक्यूलर, थर्मल, मैकेनिकल, उन सब में आपने क्या देखा? जो बेसिकली हम केमिकल इंजीनियर को डिटेल में स्टडी करना होता है, दैट वन इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। आज हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के टाइप्स या क्लासिफिकेशन के बारे में बातें करेंगे बेटा। तो ये मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन आपका दो तरह का होता है, फिकियन एंड नॉन फिकियन। जिसमें से नॉन फिकियन आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा ना के बराबर है। जो डिटेल स्टडी हमारे सिलेबस में है वो किसकी है? वो फिकियन डिफ्यूजन की है, ठीक है। सर कॉलेज की वजह से रिवीजन नहीं हो पा रहा बेटा। समय तो आपको निकालना पड़ेगा ना बेटा। शायद अगर समय आप नहीं निकालोगे रिवीजन का तो सारी चीजें भूलती जाएंगी, फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है ना, आपके दिमाग का बच्चों के दिमाग का सबसे अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अच्छी वाली खतरनाक वाली प्रॉपर्टी, वो क्या है कि उसकी वोलेटिलिटी बड़ी हाई रहती है। तो बेटा रिवीजन करते रहोगे तो वोलेटिलिटी आप घटा दोगे, डिक्रीज कर दोगे, चीजें आपको नहीं भूलेंगे। तो बेटा कैसे भी रिवीजन करो, ठीक है। अगर रोज नहीं हो पा रहा है तो एक दिन गैप देके करो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है बेटा। वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा दिव्य प्रकाश, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। ओके बेटा, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और बेहतरीन सेशन। आज बहुत मजा आने वाला है बेटा, खतरनाक वाला, ठीक है। सो अभी बेटा आपका ये ऑफर रन कर रहा है, तो हम चाहेंगे आप सभी लोग अगर एंजॉय कर रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को या जूनियर्स को रिकमेंड कर दो बेटा कि फटाफट वो भी ज्वाइन हो जाएं। प्राइस इससे पहले की इंक्रीज करके वापस से 35,550 1 ईयर का जो आपका हो जाएगा, अभी केवल 14 है। तो हम चाहेंगे बेटा अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में आप बताएं, ठीक है। And now, beta, we are in lecture number 4. Lecture name is Fick Diffusion. As all you know, this is Gaurav Srivastava, sir, educator at Gate Chemic Learning App, Gate Chemic Institute, with 11 plus years of teaching experience to Gate Chemical Engineering. Okay. और आज बेटा हम यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चीजें पढ़ने वाले हैं, और अभी हम लोग की न्यूमेरिकल सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो आज का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो फटाफट बेटा हम लोग अब पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन से भी आप दूर रहेंगे, एकदम दिमाग लगा के पढ़ेंगे। जब हम पूछेंगे कि आपको कोई डाउट है क्या, या अगर आपको कोई डाउट होगा तभी कमेंट करने का, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में ध्यान लगा के पढ़ेंगे, साथ में नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल खो जाएंगे मास ट्रांसफर ऑपरेशन में, ठीक है। सो बेटा मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हमने देखा था। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन एक ऐसा डिफ्यूजन था जो बहुत ही स्लोएस्ट प्रोसेस था, मतलब बहुत ही स्लो हो रहा था। दैट्स वाई अगर इंडस्ट्री में कहीं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है, सो हमारी वहाँ प्रयास क्या होगा, एफर्ट क्या होगा कि उसके रेट को इंक्रीज करना। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, तो भैया सीधी सी बात है, कैसे इंक्रीज करेगा? हमको इसके बारे में डिटेल स्टडी होनी चाहिए। इसे कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसके रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड सो ऑन। तो इसके बारे में वही डिटेल स्टडी हम करने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले इसे क्लासिफाई कर देते हैं बेटा। तो इसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो भागों में बेटा। नंबर वन आपका क्या है? फिकियन डिफ्यूजन। साथ साथ में नोट्स बनाते रहेंगे बेटा सभी लोग। फिकियन डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज फिकियन डिफ्यूजन बेटा? द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन हु फॉलोज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। हु फॉलोज फिक्स लॉ, हु
follows fixed law. क्या होता है फिक्स लॉ, अभी आपको तुरंत बता रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. ओके, सो फर्स्ट वन इज फिकियन डिफ्यूजन बेटा, एंड सेकंड वन इज नॉन फिकियन डिफ्यूजन, जिसे पीएसयूज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फिलहाल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 2 का बस एक पार्ट है आपका जो इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा, वो आपको आफ्टर फिकियन बताएंगे क्या है. ठीक है, इसे हम लोग एना मेलस डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं. क्या होता है ये, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे जब नंबर 1 वाला आप पढ़ लोगे. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग फिकियन डिफ्यूजन पढ़ने जा रहे हैं. सो फिकियन डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, ऐसा डिफ्यूजन हु फॉलोज फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो फिक्स लॉ को फॉलो करता है, ऐसे डिफ्यूजन को हम लोग फिकियन डिफ्यूजन कहते हैं. यानी कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स लॉ होता क्या है, तभी तो हम जानेंगे भैया कि ये फॉलो क्या करता है. ओके, सो फटाफट बेटा नेक्स्ट हेडिंग आप सभी डाल लोगे, फिक्स लॉ. फिक्स लॉ, ओके, फिक्स लॉ. अब नाउ क्या होता है फिक्स लॉ, चलो देखते हैं. एक्चुअल बेटा जो फिक्स लॉ आप यहाँ पढ़ने जा रहे हो ना, ये सारा काम फिक्स का नहीं था. मोस्ट ऑफ द इसमें वर्क किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राहम. क्या नाम था उनका, ग्राहम. तो अगर कोई पूछे कि फिक्स लॉ मॉडलाइज किसके द्वारा किया गया, तो फिक्स लॉ मॉडल बाय, फिक्स लॉ मॉडल्ड बाय थॉमस ग्राहम. थॉमस ग्राहम, जिसके द्वारा एक लॉ भी आपको हम आगे पढ़ाएंगे. यू विल स्टडी वन ब्यूटीफुल लॉ बेटा विद नेम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. लेकिन इनके जो भी ग्राहम के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थे, उसको अच्छे से इक्वेशन का रूप जिसने दिया, उसका नाम था क्या, एडोल्फ फिक. उसका नाम क्या था, एडोल्फ फिक. और ये इन्होंने 1855 में दिया था. सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो एडोल्फ फिक साहब को, इस इनके नाम के रेस्पेक्ट में जो आपने फिक्स लॉ देखा ना ऊपर, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिक्स लॉ, तो फिक्स लॉ क्यों हम फिक्स लॉ के नाम से जानते हैं, इनके नाम के रेस्पेक्ट में इसे फिक्स लॉ कहा जाता है. ठीक है, अब इन्होंने क्या बातें बताई थी, कंक्लूजन जो इनका था, सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को देखते हुए फिर इन्होंने कुछ अपने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, फाइनली इन्होंने हमें क्या बताया, तो वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं. ध्यान से देखिए बेटा, इन्होंने क्या कहा कि देखो भैया, हम अगर दो अलग अलग कंटेनर ले लें, ठीक है, बनाते रहते हैं, चलो साथ साथ में बनाते रह रहे हैं. अगर हम यहाँ पे दो अलग अलग कंटेनर ले लें, सपोज कर लो बेटा कि ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, और ये आपका दूसरा कंटेनर है. इन्होंने कहा ऐसे अगर हम दो कंटेनर ले लें और इन दोनों कंटेनर को हम किसी तरह से एक पाइप के द्वारा अटैच कर दें, इफ वी आर गोइंग टू अटैच these two containers with the help of a beautiful pipe, as you can see in this beautiful diagram. Okay, तो अभी इन्होंने क्या बताया, ध्यान से सुनना. फिर इन्होंने कहा कि यार ये जो दो पाइप्स आपने लिए हैं ना, ये बीच में पाइप लिया है और दोनों कंटेनर लिया है, यहाँ रास्ते में एक बैरियर लगा दो, मीन्स यहाँ पे एक वाल्व लगा दो, और वाल्व लगा के इसे क्लोज कर दो. इन्होंने यहाँ वाल्व लगा दिया और वाल्व लगा के इसे क्लोज कर दिया. यहाँ पे क्या किया इन्होंने बेटा, वाल्व लगा दिया, और वाल्व लगा के ये जो वाल्व था, वाल्व को यहाँ से क्लोज कर दिया, वाल्व को क्लोज कर दिया. नाउ अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक साइड में, इन्होंने एक साइड में एक सॉल्यूशन फिल कर लिया, किसका, साल्ट का. इधर भी साल्ट का सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, और इधर में भी साल्ट का सॉल्यूशन. आप कहोगे सर दोनों साइड सॉल्ट सॉल्यूशन, सर दोनों साइड सॉल्ट सॉल्यूशन, तो बेटा एक साइड में इन्होंने जो साल्ट का सॉल्यूशन लिया वो हाई कंसंट्रेशन पर था. किस पर था, हाई कंसंट्रेशन पर. और वहीं दूसरी तरफ जो साल्ट का सॉल्यूशन लिया था वो लो कंसंट्रेशन पे था. ये किस पे था बेटा, ये लो कंसंट्रेशन पे था. अब इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इन्होंने इस वाल्व को ओपन किया, जैसे ही ये वाल्व उन्होंने ओपन किया, वो क्या देखते हैं कि भाई साहब ये हाई कंसंट्रेशन साइड से साल्ट निकले और इस लो वाले के साइड में जाने लगे. फिर उन्होंने तमाम कई बार स्टेप बाय स्टेप कई बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया,
और उन्होंने क्या पाया कि इन दोनों चैम्बर में साल्ट के कंसंट्रेशन का डिफरेंस जितना ज्यादा है, इन्होंने क्या पाया कि जो ये साल्ट का फ्लो था लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर की तरफ, इस साल्ट का फ्लो था लेफ्ट चैम्बर से राइट चैम्बर की तरफ, वो उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर इन्होंने देखा कि ये रास्ते में जो पाइप लगी हुई है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्होंने जितना बढ़ाया, इन्होंने देखा यार एरिया बढ़ाने से भी हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ साल्ट था वो बढ़ता जा रहा था। फिर इन्होंने देखा कि जो ट्यूब की लेंथ है, सपोज करो कि ये वाली डायरेक्शन हम मान लेते हैं जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये डायरेक्शन उन्होंने क्या मान लिया, जेड डायरेक्शन। तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे जेड डायरेक्शन में जो ये ट्यूब की लेंथ है, ट्यूब की क्या है बेटा, लेंथ, उस लेंथ को जैसे जैसे ये बढ़ाते गए, मींस अभी ये इतना डिस्टेंस पे मान लो 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, बाद में क्या करेंगे हम, सेम वही चैम्बर लेंगे लेकिन अभी ट्यूब को 10 मीटर का कर देंगे, हम ट्यूब को क्या कर देंगे 10 मीटर का। जब 10 मीटर किया उन्होंने 1 से 10, तो क्या पाते हैं, अरे यार इसका तो इफेक्ट उल्टा पड़ गया, निगेटिव इफेक्ट हो गया। इतनी सारी बातों को इन्होंने जब देखा, ऑब्जर्व किया, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने कंक्लूजन दिया वो क्या था, इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो आपका फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स जे ए, फ्लक्स जे, हम जे सिंपली क्यों ले रहे हैं, बिकॉज जे के अंदर में एन ओ एन ए सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, ठीक है। सो इन्होंने देखा कि जो जे है इट इज प्रपोर्शनल टू, इट इज प्रपोर्शनल टू डी सी ए बाई डी जेड। और अभी जो बेटा ये आप पढ़ रहे हो, ये आप फिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, अभी से 3D में हम लेके जाएंगे तो वो फिक्स का सेकेंड लॉ होगा, ये फर्स्ट लॉ है, और 1D, वन डायमेंशनल लॉ है, मीन्स अभी केवल एक डायरेक्शन में ही हम अध्ययन कर रहे हैं, अभी फिक्स ने जो एक डायरेक्शन के बारे में बताया था वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे चल के अभी 1-2 लेक्चर के बाद आप 3D कॉन्सेप्ट भी देखोगे, ओके। सो इन्होंने पाया कि जे जो प्रपोर्शनल है वो डीसीए बाई डीजेड के है। देखो ना, डीसीए के प्रपोर्शनल क्यों हमने किया, बिकॉज यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ा रहे थे तो एनएस बढ़ रहा था, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेड को बढ़ाने पे घट रहा था, मतलब जेड डिनोमिनेटर में रहेगा तो प्रपोर्शनल लोगे, या डायरेक्टली कहोगे क्या, इनवर्सली प्रपोर्शनल टू जे। उसके बाद से इन्होंने ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर होल को कोई पूछेगा, होल, तो ये क्या है बेटा, दिस इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज कंसंट्रेशन gradient, this is concentration gradient. And what is this J beta, J is molar flux, J is molar flux, okay। अब फर्दर आगे बढ़े और इन्होंने एक प्रपोर्शनली कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, जो कांस्टेंट क्या था, डी ए बी। अब ये डी ए बी क्यों है भैया, ये डी ए बी क्यों है, वाई इट इज डी ए बी, क्या ये डी बी ए नहीं हो सकता, हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो आप डीएबी देख रहे हो ना, डीएबी, ये डीएबी क्या बता रहा है, ये बता रहा है डिफ्यूजिविटी को, इसे हम डिफ्यूजिविटी कहते हैं या डिफ्यूजन कोफिशिएंट के नाम से पुकारते हैं। ये क्या है बेटा, ये है डिफ्यूजिविटी, या इसी को आप लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट का नाम भी दे सकते हो, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो अगर आपने लिखा हुआ है क्या, अगर आपने लिखा हुआ है डी ए बी, डी ए बी, तो डी ए बी का मतलब है कि डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी, मतलब ए बी में घुस रहा है, जो मेन ट्रांसफर है, जैसे इस केस में हमारा जो ये साल्ट है ये एक तरह से आपका ए हो गया, हमारे इस दिए हुए एग्जांपल में हमारा साल्ट क्या हो गया, हमारा ए हो गया, तो ए किस तरह से बी में जा रहा है, व्हाट इज बी, बी मान लो आपका साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर के साथ है, तो बी आपका वाटर हो गया। सो वही आपका क्या है, डिफ्यूजिविटी ऑफ ए इन बी, दिस इज डिफ्यूजिविटी। और क्या होती है डिफ्यूजिविटी, अगर आपसे कोई पूछे, अभी आगे डिटेल में इसके बारे में अध्ययन करोगे आप सब कुछ कि ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजिविटी आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ाने घटाने का इस पे क्या फर्क पड़ता है, गैसेस की क्या होती है, लिक्विड की कैसे देखते हैं, टाइपिकल वैल्यूज क्या होती हैं, सब कुछ देखोगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी बात हम आपको बता दें इस डिफ्यूजिविटी के बारे में, एक लाइन, वन लाइन, केवल एक लाइन, क्या होती है ये डिफ्यूजिविटी, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इस डिफ्यूजिविटी के बारे में ये होती क्या है। डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजिविटी,
सो बेटा डिफ्यूजिविटी सिंपली क्या होती है जानते हो? इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन मोबिलिटी। डिफ्यूजन मोबिलिटी का क्या मतलब है कि वो कितना सुगमता पूर्वक डिफ्यूज हो पा रहा है, वो कितना सुगमता पूर्वक डिफ्यूज हो पा रहा है। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज डिफ्यूजन मोबिलिटी ऑफ डिफ्यूजन मोबिलिटी ऑफ ए इन बी। ठीक उसी प्रकार बेटा जैसे आप लोगों ने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में के थर्मल कंडक्टिविटी को देखा था। आपने क्या देखा था? थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको वहां क्या बता रही थी? थर्मल कंडक्टिविटी आपको बता रही थी क्या कि हीट फ्लो इट इज डिफाइंड एज द मोबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या हो रहा था? ये बता रहा था कितनी आसानी से मोबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी आसानी से कितनी सुगमता पूर्वक आपका हीट कहीं ट्रेवल करता है, इसके बारे में बता रहा था। जब एनालॉगस नेचर देखोगे तो इसकी तरह आप इसे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिफ्यूजिविटी आपकी ये वाली जो है इसे आप मास डिफ्यूजिविटी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, इसे क्या कहते हो? मास डिफ्यूजिविटी। वहीं अगर आपको कहना है नहीं नहीं मास नहीं, थर्मल डिफ्यूजिविटी के बारे में बताओ, तो जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है जिसकी यूनिट मास डिफ्यूजिविटी के बराबर ही होती है, वो आप हीट ट्रांसफर में पढ़ोगे, वो होती है के बाई रो सी पी, जिसे अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हेन वी विल स्टडी हीट ट्रांसफर ऑपरेशन। ओके, सो दिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन मोबिलिटी। अगर डिफ्यूजिविटी आप डीएबी लिखे हो सपोज करो, तो डीएबी का क्या मतलब है बेटा? डिफ्यूजन मोबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए, डिफ्यूजन मोबिलिटी ऑफ कंपोनेंट ए इन कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी में कंपोनेंट ए कितनी सुगमता पूर्वक एंट्री कर पा रहा है, कितनी आसानी से घुस पा रहा है। और सीधी सी बात है यार, डिफ्यूजिविटी की वैल्यू भी जितनी ज्यादा होगी, आपका जो फ्लक्स है या फिर जो फ्लो रेट है उसकी वैल्यू भी उतनी ज्यादा ही होगी। अब ये कैसे कह दिया सर जी आपने? आप सोच रहे होगी ये कैसे कह दिया। तो भाई साहब अभी आपने देखा ना कि जो आपका फ्लक्स इक्वेशन था जे ए, ये साफ साफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा था क्या? डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड। जहां पे जो आपका डी ए बी था, यू कैन सी बेटा डी ए बी प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, तो डी ए बी की वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली आपका रेट ऑफ मास ट्रांसफर इंक्रीज करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बेटा, ये जो आप यहाँ माइनस साइन देख रहे हो, ये माइनस साइन क्या बता रहा है यार? हमने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया है? तो जिस तरह से आप लोग देखा करते थे हीट ट्रांसफर रेट या किसी भी सब्जेक्ट में ट्रांसफर रेट, तो उसकी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी होती थी, ट्रांसफर कितना हो रहा है। तो ये जो आपका ग्रेडियंट है डीसीए बाई डीजेड, सीधी सी बात है बेटा, अगर आपका ए इधर से इधर को जा रहा है तो डैम श्योर आपका जो ए का वैल्यू है इधर साइड में हाई होगा, और जिधर को ये जा रहा है उधर साइड में ये लो होगा। जबकि जिधर से स्टार्ट होता है डिफ्यूजन, जहां से जा रहा है लेफ्ट से राइट को जा रहा है अगर, तो यहां हम कहेंगे अगर इस ट्यूब की कुल लेंथ, अगर इस ट्यूब की टोटल लेंथ आपकी सपोज कर लो यार यल है, तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे कहोगे जेड इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ कहोगे जेड इक्वल्स टू यल। तो आप देख सकते हो जेड की वैल्यू ज्यादा तो ये सी ए लो, और जहां सी ए ज्यादा तो जेड लो। यानी कि जब आप ग्रेडियंट को कैलकुलेट करोगे ना डी सी ए बाई डी जेड, तो देखो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, सी ए लो माइनस सी ए हाई, और सी ए लो कहाँ पे था बेटा? यल, तो यल माइनस जीरो। आप देख सकते हो बेटा टॉप में निगेटिव आ रहा है, बॉटम में पॉजिटिव आ रहा है, ओवरऑल वैल्यू आ रही है निगेटिव। दैट्स वाई अगर हम इस पूरे को निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? इफ मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव तो ये क्या हो जाएगा? ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। इस प्रकार आपको जो जे की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? वो आपको पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि जो निगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट मास ट्रांसफर और डिफ्यूजन टेक्स प्लेस from high concentration to high concentration to low concentration। डिफ्यूजन आपका कहां से टेक प्लेस कर रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। बोलो बेटा सभी को क्रिस्टल क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ? नो डाउट्स? फटाफट बता दो भाई, सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। बोलो बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट है? और शैल वी मूव फॉरवर्ड? यहां तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर है मस्त वाले तरीके से? बोलो बोलो बोलो, कम ऑन बेटा एवरीवन, इफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी।
शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? क्रिस्टल क्लियर? क्या बात, क्या बात है, क्या बात है भाई, फिर तो बहुत ही शानदार है। ओके बेटा, जयंत रेड्डी, दिव्य प्रकाश, संकेत, जयंत, अनिकेत, साजिद, पवन कुमार रेड्डी, शिवांशु एंड ऑल, मिंकू, क्या बात है, सभी सभी का क्लियर, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। चलो तो हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में चलते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस। ओके बेटा चेतन, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थोड़ी सी एनालिसिस हम लोग और करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये डिफ्यूजिविटी जो आप कह रहे हो यार, इस डिफ्यूजिविटी की यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी, तो चलो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी, यूनिट ऑफ डिफ्यूजिविटी, तो देखो यहां से बेटा आप साफ देख सकते हो, यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट दिस DAB कैन बी रिटन एज JA। और माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन है ना, ये देखो ना, इसके साथ माइनस है, तो माइनस साइन का कोई यूनिट थोड़ा ना आएगा, वो तो ग्रेडियंट को पॉजिटिव बनाने के लिए लिखा गया है, ठीक है। सो जे क्या है, जे इज फ्लक्स। अगर आप मोलर फ्लक्स कह रहे हो तो यहाँ पे आपकी जे की यूनिट क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू, द यूनिट ऑफ जे, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ जे हियर, तो सीरीज बात ये क्या होगी, मोल पर मीटर स्क्वायर per second, this should be your JA। and what is DCA, DCA की यूनिट क्या होगी भाई, तो DCA तो कंसंट्रेशन ठहरा, तो ये आपकी हो जाएगी मोल पर मीटर क्यूब। वहीं Z क्या है, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, चलो देखा जाए जरा, फटाफट देख लिया जाए यार। सो J की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके बेटा, अब DCA, तो CA का क्या लिखते हैं हम लोग, मोल पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब ऊपर कर दिया जाए पर मीटर क्यूब, और अपॉन में DZ है, तो DZ का क्या होगा, मीटर, तो मीटर कहाँ जाएगा, ऊपर में, मोल से मोल कैंसल्ड हो गया बेटा, यहाँ ऊपर में 4 है मीटर के पावर, यहाँ 2 है, तो ये और ये कट के इसको स्क्वायर बना देगा, गजब है यार, यानी कि इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और ये MLT के फॉर्म में लिखोगे तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन आपका आएगा L स्क्वायर T पे -1, कैपिटल टी भी इस्तेमाल किया जाता है, हीट ट्रांसफर पढ़ते हो तो वहां पे स्मॉल और कैपिटल होता है, चाहो तो यहाँ पे आप केवल कैपिटल टी का इस्तेमाल कर लो, चूंकि हम आपको हीट ट्रांसफर भी पढ़ाएंगे, तो हमने एक ऐसा नोटेशन लिया है जो दोनों हीट को मास से भी कंफ्यूज ना करे, हालांकि डायमेंशन आपके एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्लियरली मेंशन्ड होता है, तो कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए भी होता है, कैपिटल टी टाइम के लिए भी यूज किया जाता है, और जहां दोनों होता है वहां हम लोग स्मॉल टी का इस्तेमाल करते हैं, और हम एक ही सिंबल हमेशा यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ स्मॉल टी लगा दिया है। आप चाहो तो यल स्क्वायर टी पे -1, कैपिटल टी पे -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर? एक बार फिर से बताएंगे सभी लोग, एक बार फिर से बताएंगे। शाजिद कह रहे सर माइनस साइन एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा माइनस साइन हमने आपको बताया कि जब भी आपका ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर कहां से कहां होता है बेटा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और आप जब डिस्टेंस या लेंथ को आप काउंट करते हो या आप मेजर करते हो, तो मेजर कहां से करते हो, जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है ट्रांसफर, तो जहां से स्टार्ट हो रहा हो तो जीरो हो गया, तो जीरो पे हाई कंसंट्रेशन, और जब यल पे गया है तो लो कंसंट्रेशन, तो जब ग्रेडियंट निकालोगे तो निगेटिव वैल्यू आएगी, उस निगेटिव ग्रेडियंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखने के लिए वहां माइनस साइन का इस्तेमाल किया गया। क्लियर बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? अभी क्लियर हो गया शाजिद? सभी को क्लियर, एवरीवन प्लीज टेल मी बेटा। नमन बेटा आपको भी क्लियर, सभी को क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके 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 ओके, चलो तो अभी फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और एक बार आज के लेक्चर को वापस से देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, ठीक है। सो हम लोगों ने देखा कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन दो प्रकार के थे बेटा, फिकेंट डिफ्यूजन, नॉन फिकेंट डिफ्यूजन। नॉन फिकेंट जिसे एनामोलस डिफ्यूजन के नाम से भी पुकार रहे थे, और फिकेंट डिफ्यूजन वह था जिसमें हमने देखा वह डिफ्यूजन जो फिक्स लॉ को फॉलो करेगा उसे फिकेंट डिफ्यूजन कहेंगे। फिर हमने देखा फिक्स लॉ क्या होता है, हमने देखा फिक्स लॉ मॉडल किया गया था थॉमस ग्राहम के द्वारा, जो PSUs में या बार्क वगैरह टाइप के एग्जामिनेशन में एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि फिक्स लॉ वाज मॉडल्ड बाय, तो इट इज मॉडल्ड बाय थॉमस ग्राहम, और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। देन एडोल्फ फिक जो थे उन्होंने 1855 में क्या किया था, सिंपली एक्सपेरिमेंट किया, उसके द्वारा जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हमें फाइनली यही पता चला कि जो मोलर फ्लक्स होता है दैट मोलर फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिक्स ने क्या बताया, फिक्स ने यही बताया कि मोलर फ्लक्स जो है
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो बेटा यही फिक्स हमने बताया, और फिर इन्होंने एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जिसे हमने डिफ्यूजिविटी कहा। अब इस डिफ्यूजिविटी के बारे में थोड़ा हम और आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम ये जो इक्वेशन था जे ए दैट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, ओके, डी सी ए बाई डी जेड। सो इस इक्वेशन में इफ 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 वी पुट, अगर हम बेटा यहां पे पुट कर दें क्या, इस जे को सिंपली आप लोग एन ए बाई ए भी लिख सकते हो। अब देखो एन ओ ए और एन ए में अभी कंफ्यूज मत करना, ठीक है, आप चाहो तो एन ओ ए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एन ओ ए वाले में ही जब आप स्टेशनरी कर दोगे तो एन ए बाई ए हो जाएगा, तो अभी इसमें आप कंफ्यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि हम एक नोटेशन लेके चल रहे हैं अभी पूरे, अब सिलेबस में बार बार हम एन ओ ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे सिंपली, ठीक है, हर जगह हम एक ही सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आप देख लो कि अगर आप यहाँ पुट करते हो क्या, ए इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप पुट करते हो क्या कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसकी वैल्यू भी यूनिटी हो, क्या होगा इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू यूनिटी हो, दैट मीन्स 1 मोल पर मीटर क्यूब पर मीटर, ओके। सो इन दिस केस आप क्या देखोगे, आप पाओगे कि जो एन ए है दैट एन ए बिकम्स इक्वल्स टू डी ए बी, यू कैन सी बेटा that Na now becomes equals to what, DAB, that Na becomes equals to DAB। मतलब क्या है भाई कहने का, इसका मतलब है कि हम इस डिफ्यूजिविटी की एक और बेहतरीन डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है, हम इसकी एक और बेहतरीन डेफिनेशन दे सकते हैं क्या, दैट so diffusivity can also be defined as diffusivity can also be defined as the rate of mass transfer, as the rate of mass transfer from unity area when concentration gradient is also unity। तो बेटा ऐसे केवल हम लोग इसकी डेफिनेशन को नहीं दे रहे, सारे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इस तरह से जिस फ्लो के लिए वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखा गया है उसके फॉर्म में डिट्टो आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। एन एस और एन ए एक है, हाँ बेटा एन एस वहां जो हमने लिखा था वही ए कंपोनेंट को साल्ट कहा था, तो साल्ट के लिए पहले यस, फिर उसी साल्ट को ए हमने मान लिया, ए भी, तो वही एन एस को हमने एन ए लिख दिया, ठीक है बेटा पवन। तो एन एस आपका यहाँ क्या था, एन एस आपका वही था रेट ऑफ मोल ट्रांसफर ऑफ साल्ट, और एन ए क्या है, रेट ऑफ मोल ट्रांसफर ऑफ ए, तो साल्ट को अगर ए मान लोगे तो ए के फॉर्म में लिख दोगे। क्लियर बेटा पवन, इज इट क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड, बोलो बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना भाई, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, बोलो भाई सभी लोग बताओ, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा जाए। यार ये मोबाइल हमारा बड़ा परेशान कर रहा है, कभी चार्ज होता है कभी चार्ज ही नहीं होता, चलो चार्ज होने लगा, ओके बेटा क्लियर सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं भैया, और थोड़ी सी स्टडी करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम और प्राप्त करते हैं, ठीक है। अभी कंक्लूजन नहीं बाबा, रुक जाओ थोड़ी स्लाइड को ऐड कर दें, कंक्लूजन उसके बाद आएगा। चलो यहाँ देखो बेटा कुछ और बहुत ही बेहतरीन बातें आपको बताने जा रहे हैं, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसकी एनालिसिस करने जा रहे हैं, एक छोटी सी हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, ओके।
तो क्या है ये एनालिसिस, चलो भैया देखते हैं। एनालिसिस कोई केस स्टडी नहीं है, जस्ट अ एन एनालिसिस। तो एनालिसिस का क्या मतलब कि अब इसी फिक्यन जो इक्वेशन था, फिक्स इक्वेशन, हम इस फिक्स इक्वेशन की एनालिसिस करने जा रहे हैं। मीन्स अभी जो हमने लिखा है फॉर कंपोनेंट ए, इफ वी वांट टू राइट फॉर कंपोनेंट बी, तो क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा। इफ वी वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर गैस है तो आप प्रेशर के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, तो क्या होगा। हम मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोग अभी जानने जा रहे हैं इस एनालिसिस के अंतर्गत, ठीक है। तो पहली चीज बेटा, एज यू नो, आपको पता है कि फॉर कंपोनेंट, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर कंपोनेंट ए, आपने कंपोनेंट ए के लिए जब लिखा, कंपोनेंट ए के लिए, तो आपने जो फॉर्मूला लिखा वो फॉर्मूला क्या था, दैट फॉर्मूला वाज जे ए, दैट बिकम्स इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड। इफ यू वांट टू राइट फॉर कंपोनेंट बी, इफ यू वांट टू राइट फॉर कंपोनेंट बी, अगर आप यही कंपोनेंट बी के लिए लिखना चाहोगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, अब ये जे बी हो जाएगा, और जे बी क्या हो जाएगा, अब ये माइनस, और ये डी बी ए हो जाएगा इंटू डी सी ए बाई, सॉरी अभी डी सी ए नहीं आएगा, अब क्या हो जाएगा, डी सी बी बाई, डी सी बी बाई, डी सी बी बाई डी जेड। ओके बेटा, सभी को क्लियर, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर। ओके, अभी हम थोड़ी सी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं, इस एनालिसिस को हम आगे बढ़ाते हैं। वापस से अगर बैक में जाओ और इस डायग्राम पे ध्यान दो, अगर हम साल के साथ कह दें कि वाटर था, तो डेफिनेटली वाटर का कंसंट्रेशन लेवल देखोगे तो इधर साइड में आपको वाटर ज्यादा मिलेगा, तो डेफिनेटली वाटर इधर से उधर को जा रहा होगा, वाटर इधर से उधर को जा रहा होगा। तो अगर आपने एक ही केस में डायरेक्शन को निर्धारित कर दिया है, आपने एक केस में क्या किया, डायरेक्शन को निर्धारित कर दिया कि हम ये जेड बराबर 0 यहाँ लेंगे और जेड बराबर एल यहाँ लेंगे, और आप जब ए के लिए लिखोगे तो डेफिनेटली जब बी का मामला यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे बी का मामला आएगा, तो बी के केस में क्या हो जाएगा जानते हो, आपको यहाँ पे जो डी सी ए बाई डी जेड आपने लिखा है, ये निगेटिव ऑफ डी सी बी बाई डी जेड आ जाएगा। अब ये कैसे आ रहा है, डायग्राम से तो आप समझ गए, डायग्राम से तो आप समझ गए कि इस दिए हुए केस के लिए जो अभी आप लोगों ने देखा है, इस दिए हुए केस के लिए अगर आपका, क्योंकि सिस्टम में हमेशा जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, एक बात आप ध्यान रखना, इस एनालिसिस में या फिक्स के एनालिसिस में हमेशा ही हमारा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर या टोटल कंसंट्रेशन, बेटा टोटल प्रेशर या टोटल कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मतलब अंदर में अगर एक साइड में 5 मोल, दूसरे साइड में 10 मोल, तो 15 ही मोल ना हमेशा टोटल रहेगा पूरे सिस्टम में, वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। या एक साइड में अगर आपका प्रेशर 100 किलो पास्कल, दूसरी साइड में 100 किलो पास्कल, तो दोनों साइड 100 100 ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर डिफिजन तो पढ़ नहीं रहे हो। दूसरी चीज, एक साइड से जितना ट्रांसफर उधर को जा रहा है, सेम उतना ही इधर से इधर को आ जा रहा है, तब भी आपका देखो प्रेशर क्या है, मेंटेन्ड है एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, तो अभी जो हमने डायग्राम दिया उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये तो आप सीधे सीधे देख सकते हो, लेकिन इसे आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, चलो हम इसे एक छोटा सा केस लेके प्रूफ करके आपको दिखाते हैं, और केवल यही नहीं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में, पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए चलो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा है वो फॉलो कर रहा है आइडियल गैस लॉ, यानी कि यहाँ कोई गैस का डिफ्यूजन है। सपोज करो हम यहाँ पे एक टाइपिकल केस ले लिए, ठीक है, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है, जो डेफिनेट जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइडियल गैस के लिए आपको पता है ना कि जो पीवी होता है, पीवी, दैट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और इफ यू वांट टू राइट फॉर एनी कंपोनेंट ए, then partial pressure of A into V equals to moles of A into RT. और if you want to write for component B, then PB into V equals to NBRT। ठीक है, आई होप ये सभी को क्रिस्टल क्लियर होगा। फर्दर अगर आगे बढ़ोगे, then this one can be written as P n by VRT, P equals to n by VRT. Similarly, this one can be written as PA equals to
एन ए बाई वी आर टी. Similarly, beta, this one can be written as PB equals to NB by V RT. And N by V is molar density or molar concentration. So similarly, आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख लोगे? P इक्वल्स टू सी आर टी. ये C क्या है? आप इसे C लिख दो या इसे CT लिख दो. यू कैन राइट C और CT. दिस इज टोटल कंसंट्रेशन. दिस इज व्हाट बेटा? दिस इज टोटल कंसंट्रेशन. यहां लिखोगे सो पी ए इक्वल टू क्या होगा? ये आएगा सी ए आर टी, दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए बेटा. यहां लिखोगे तो पी बी बराबर क्या आएगा? ये आएगा सी बी आर टी. ओके. यहां से अगर कंसंट्रेशन को लिखना चाहो तो सी क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट पी बाई आर टी वेयर पी इज टोटल प्रेशर. सिमिलरली यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो क्या? सी ए को, तो सी ए क्या लिख सकते हो? सी ए लिख सकते हो पी ए बाई आर टी. और अगर यहाँ से आप लोग लिखना चाहो बेटा सी बी को, तो सी बी क्या लिख सकते हो? सी बी लिख सकते हो पी बी बाई आर टी. अब यहाँ देख सकते हो, चूंकि हम प्रेशर डिफ्यूजन नहीं पढ़े, टोटल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. हम टेम्परेचर डिफ्यूजन भी नहीं पढ़े, थर्मल डिफ्यूजन भी नहीं पढ़े, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा. तो भैया जब पी और टी कांस्टेंट है तो टोटल सी भी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा नहीं बेटा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया जब P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो C ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया, क्योंकि बॉटम में क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ही है ना. बोलो यहां तक क्लियर है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? फटाफट बताओ बेटा. एवरीवन प्लीज टेल मी कि यहां तक चीजें क्लियर है. जयंत पूछते हैं सर माइनस साइन क्यों नहीं दिया सर? अनिकेत कहते हैं सर वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है. बेटा आप वॉल्यूम अगर एक साइड का ज्यादा या कम करना भी चाहते हो कर लो, लेकिन जो आपका दोनों साइड में टोटल कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी, अगर ओवरऑल देखो, जो प्रेशर के फॉर्म में देख लो, तो अगर दोनों साइड में टोटल प्रेशर होगा वो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो वॉल्यूम आप सेम रखो, ये ऐसा जरूरी नहीं है बेटा. समझ रहे हो अनिकेत? वॉल्यूम सेम जरूरी बिल्कुल नहीं है. दोनों साइड में वॉल्यूम सेम रखना जरूरी नहीं है. आप मान लो एक बल्ब है छोटा, एक बल्ब है बड़ा, एक साइड में गैस आपकी ए बी का मिक्सचर है, दूसरे साइड में गैस ए बी का मिक्सचर है. ठीक है, दोनों बल्ब में आपने भर रखा है ए और बी. एक बल्ब आपका 10 मीटर क्यूब का हो सकता है, दूसरा 20 मीटर क्यूब का हो सकता है, लेकिन दोनों में टोटल प्रेशर जो है, अगर उसका टोटल प्रेशर ए और बी का मिक्स करके 100 किलो पास्कल आ रहा है, तो उसमें भी 100 किलो पास्कल ही होना चाहिए. जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, रूम अभी छोटा है, मान लो हम एक बड़े हॉल में चले जाएं, तो 20 रूम का प्रेशर 101.325 किलो पास्कल, बड़े हॉल का भी टोटल प्रेशर 101.325 किलो पास्कल. तो वॉल्यूम पे टोटल प्रेशर डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? वन बाय वन. पहले अनिकेत बताओ बेटा, आपका क्लियर हो गया तो आप सीसी लिख दो, फिर हम सभी का डाउट ले लेते हैं वन बाय वन. अनिकेत बेटा आपका डाउट क्लियर है? जल्दी से सीसी लिख दो. अनिकेत क्लियर बेटा? ओके. सो अगला डाउट हम ले रहे हैं किसका? अगला साइन हम ले रहे हैं साजिद मुलानी जी का. पूछना है सर माइनस साइन क्यों नहीं दिया सर. और सेम जयंत रेड्डी जी का भी पूछना है माइनस साइन क्यों नहीं दिया सर. ठीक है, और फिर जयंत रेड्डी का पूछना है सर एन ए बराबर जब आपने डीएबी लिखा तो हियर व्हाई देयर इज नो माइनस साइन. बेटा दैट माइनस साइन इज अटैच्ड विथ ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. जब हमने कहा ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज यूनिटी, तो हमने बोला कि माइनस डीसीए बाई डीजेड की वैल्यू 1 है, ना कि डीसीए बाई डीजेड की वैल्यू 1 है. टोटल ग्रेडियंट कहां है? माइनस डीसीए बाई डीजेड. ये टोटल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड, टोटल आप पॉजिटिव में करने के लिए माइनस साइन हमेशा पीछे लगाते हो. तो माइनस डीसीए बाई डीजेड की वैल्यू अगर 1 है तो फिर माइनस तो खत्म हो गया ना. बोलो बेटा, इज इट क्लियर? और रेट की बातें हैं, जैसे मान लो हीट में देखते हो तो 5 जूल जा रहा है, ये थोड़ा ना बोलोगे माइनस 5 जूल जा रहा है. वो तो आप थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के लिए यूज करते हो साइन माइनस या प्लस का, केवल इसलिए कि सिस्टम पे कर रहे हैं कि सिस्टम कर रहा है. ठीक है, बोलो बेटा इज इट क्रिस्टल क्लियर? लेकिन जो रेट ऑफ ट्रांसफर होगा उसमें क्या होगा? उसमें जो भी चीजें हम लोग देखेंगे उसका टोटल जितने भी आप केसेस देखोगे, हर जगह जो टोटल मास ट्रांसफर रेट की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव होगी. इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके, तो अभी जो हमने बताया बेटा कि मास ट्रांसफर रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आपकी आएगी, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब आप एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में शो करना चाहोगे तो वहां अगर माइनस साइन आता है तो वो माइनस साइन कहता है कि ए के बराबर ही बी जा रहा है, लेकिन बी की डायरेक्शन अलग है. वो सब अभी आपका आगे आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. जयंत कहने सर वाई ए ग्रेडियंट इक्वल्स माइनस बी ग्रेडियंट. जयंत वही हम अभी यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं.
अभी जो हमने यहाँ गैस का एक केस लिया है ना, इस केस के द्वारा देखना अभी प्रूव हो जाएगा कि dCA बाई dZ माइनस dC बाई dZ के बराबर है। अभी प्रूव हो जाएगा, हम वही प्रूव कर रहे हैं जो बगल में लिखा है हमने जयंत। ठीक है बेटा। चेतन कह रहे हैं रिपीट सर। आप चेतन बेटा डाउट पूछे, क्या रिपीट कर दें? चेतन रिपीट क्या कर दे बेटा, बताओ फटाफट बताओ, अभी तुरंत रिपीट कर देते हैं। कम ऑन बेटा, आस्क मी। अगर 100% डार्कनेस जब तक ना हटे पूछते रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन आस्क मी अगेन अगेन एंड अगेन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। माइनस साइन वाला, चलो यहां यहां देखो, फिर से लिख के आपको बता देते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहां देखो, ये जो आपका है बेटा, ये ग्रेडियंट यहाँ भी माइनस, ये माइनस लेके है, इस पूरे की वैल्यू आपकी यूनिटी है। सो आपका ये आ गया Na बराबर DAB। समझ गए बेटा? और यहाँ पे ये क्यों आया, कैसे आया, इसी का ही प्रूफ आप यहाँ पे देख रहे हो। यही हम प्रूफ करने के लिए ये पूरी कहानी कर रहे हैं। और केवल यही प्रूफ नहीं करेंगे, हम PA PB के ग्रेडियंट को भी प्रूफ करेंगे कि आपस में रिलेशन क्या होता है, x से xb को भी प्रूफ करेंगे कि उनका रिलेशन क्या होता है। ठीक है बेटा। हमने एक सिंपल केस लिया है आइडियल गैस। अभी आइडियल गैस के बाद हम लोग लिक्विड के केस को भी डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ डिस्कशन होगा। और आपके सिलेबस में गैसेस का जो केस है, इसमें वो सब केवल आइडियल गैस का ही, तो आपको ये परेशान होना नहीं पड़ेगा कि अगर आइडियल गैस ना हो तो क्या होगा। आइडियल गैस नहीं होगा तो PV इक्वल टू जेड कर देना आप, ZnRT। हाँ, इज इट क्लियर बेटा? आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से सभी लोग लिख दो क्रिस्टल क्लियर। अगर क्लियर है तो फिर हम प्रूफ करते हैं DCA बाई DZ बराबर माइनस DCB बाई DZ। अगर यहां तक क्लियर है तो बताओ, हम प्रूफ करें आगे। सभी को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? क्या बात क्या बात। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अभी आपको पता है ना, आपको पता है ना, एक बेहतरीन लॉ हमारे डाल्टन साहब ने दिया था। क्या बात है सूर्यांशु, शिवांशु। चलो आगे देखो बेटा, तो डाल्टन साहब ने क्या कहा था, याद है आपको? हमने डाल्टन लॉ आपको बताया भी था, और आप ये पढ़ोगे भी। कहाँ पढ़ोगे? इन प्रोसेस कैलकुलेशन। पूरा नाम इसीलिए इसका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन साहब ने कहा था कि देखो बेटा, अगर कहीं भी किसी एक सिस्टम का जितना कंपोनेंट है उन सबको ले लोगे ना, और उन सबके पार्शियल प्रेशर को ऐड करते जाओगे ना, अब मान लो दो ही बाइनरी कंपोनेंट है तो बस ए और बी ले लो, दो से ज्यादा है तो उसी में सी डी ई एफ कुछ भी आता जाएगा। ठीक है, फिलहाल बाइनरी को ही हमें पढ़ना होता है बेसिकली। मल्टी कंपोनेंट डिफ्यूजन भी आपको पढ़ाएंगे, वो भी सिलेबस में आपके है, लेकिन अभी बाइनरी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर पी। चलो ये तो क्लियर है यार। टोटल प्रेशर पी क्या होता है? ये होता है C/RT, और ये होता है CA/RT, एंड दिस वन इज CB/RT। ले आ भैया, एक चीज और मिल गया कि C जो होता है वो CA प्लस CB के बराबर होता है। क्या बात है। और आपको तो पता ही है कि किसी भी जगह अगर आप देख लो तो सारे कंपोनेंट का अगर आप मास या मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो 1 आता है। बोलो बेटा, ये तीन चीजें जो हमने आपको बताई, हमने यहाँ पे जो तीन कंक्लूजन दिया, एक ये कंक्लूजन दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लें, एक ये कंक्लूजन आया इक्वेशन 2 मान लें, एक ये कंक्लूजन आया इक्वेशन 3 मान लें। ये सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? एक बार फिर से बताएंगे बेटा, सभी को क्लियर? 1 2 3 सभी को क्लियर? चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके। सो अभी अभी यहाँ पे अगर हम आपसे ये बोलें कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C बराबर CA/CB, तो देखो ध्यान दो, अगर आपका बेटा ये वह ट्यूब था जो डिफ्यूजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो अगर यहाँ मान लो आप A की वैल्यू और B की वैल्यू आप लिखना चाह रहे हो, मान लो यहाँ पे अगर A आपका 100 है, ठीक है, तो B आप पाओगे यहाँ मान लो 80 है, टोटल कितना हो गया बेटा? 180। आगे जाओगे तो मान लो ए अगर यहाँ बेटा 90 है, तो देखोगे यहाँ पे बी कितना हो जाएगा जानते हो? बी भी 90 हो जाएगा, स्टिल कितना है? 180। आगे जाओगे ए मान लो आपका 70 है, तो आप पाओगे बी वहां पे 110 है, अगेन क्या हो गया? 180। तो जहां भी आप देखोगे टोटल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, टोटल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, सीए चेंज हो रहा है, सीबी चेंज हो रहा है। ये चीज प्रेशर के फॉर्म में भी देख सकते हो कि पीए पीबी सेक्शन टू सेक्शन या चैम्बर टू चैम्बर चेंज है, अलग है, लेकिन जब टोटल ऐड कर रहे हैं किसी भी एक जगह पर, तो वह टोटल हमेशा सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है।
ठीक है, सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि भैया हमारा जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, बोलो ये सभी को क्लियर है, ये समझ गए ना सभी लोग, ये सभी लोग समझ गए ना। एक बार फिर से बेटा, एक बार फिर से जरा सब लोग लिख दो यार, क्रिस्टल क्लियर। एक बार फिर से सभी लोग लिख दो यार, क्रिस्टल क्लियर। यश बेटा क्लियर है आपको? यश, चैन, नमन, जयंत, शिवांशु, दिव्य प्रकाश एंड ऑल, निशांत, रवि, संकेत, अनिकेत, समीर, दिव्यांशु, चेतन, सभी को क्लियर बेटा? मिंकू, साजिद, मुलान, बोलो बेटा सभी को क्लियर? पवन कुमार रेड्डी, जयंत, जयंत रेड्डी कहाँ गया भाई? जयंत तो है, जयंत रेड्डी अभी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ है, जयंत रेड्डी भी है। ओके, सभी को क्लियर? चलो ठीक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान दो। अभी यहाँ पर अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देख लो और 2 और 3 को, इन तीनों को ही अगर आप इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या करने जा रहे जानते हो? डिफरेंशिएट, डिफर एंड शिएट विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जेड के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्या मिलेगा? चलो पहला देखो, पी तो कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे डीपी बाई डी जेड, और ये क्या हो जाएगा? डीपी बाई डी जेड जीरो, एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू डी पी ए बाई डी जेड प्लस डी पी बी बाई डी जेड। लेकिन डी पी ए और डी पी बी जीरो नहीं होगा बेटा, क्यों? देख लो, यहाँ पे 90 है, यहाँ 70 है, और यहाँ ये 90 है, यहाँ 110 है, तो भैया ना 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 ना, ये तो नहीं होगा। डी पी ए और डी पी बी जो है वो तो जेड के साथ डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो टोटल पी था वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब दूसरे वाले को आओगे तो ये क्या हो जाएगा? डी सी बाई डी जेड। अगेन बेटा टोटल जेड के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सी ए की बातें करोगे तो सी ए भी वेरी कर रहा है, अगर सी बी के बारे में बातें करोगे तो सी बी भी वेरी कर रहा है। सिमिलरली वन तो ठहरा कांस्टेंट, तो वन का क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो बराबर क्या लिख दोगे आप? डी एक्स ए बाई डी जेड प्लस डी एक्स बी बाई डी जेड। तो भैया फिर वही कहानी कि कहीं भी देखोगे तो टोटल जो आपका फ्रैक्शन का समेशन है वो तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 50 है, यहाँ पे 70/180 अलग है आपकी। ठीक है, हर जगह आपकी क्या है? एक्स ए और एक्स की वैल्यू अलग अलग है जेड के रेस्पेक्ट में, तो ये भी आपका डी एक्स ए बाई डी जेड या डी एक्स बी बाई डी जेड, ये आपका जीरो नहीं आएगा। हमको लग रहा है कि ये समझ गए होगे आप कंक्लूजन देख लिए होगे। इसका मतलब साफ है कि यहां से आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि जो डीपीए है, डीपीए बाई डी जेड, ऐसे केसेस के लिए लिख सकते हैं हम लोग माइनस डीपीबी बाई डी जेड के बराबर। सिमिलरली ऐसे केसेस के लिए हम लोग डीसीए बाई डी जेड जो है वो लिख सकते हैं माइनस डीसीबी बाई डी जेड के बराबर। उसी प्रकार अगर कहीं ये हमको मिलता है डी एक्स ए बाई डी जेड, तो हम लोग डी एक्स ए बाई डी जेड को भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी एक्स बी बाई डी जेड। बोलो बेटा, मजा आया? ये समझ में आ गया क्या सभी को? एवरीवन प्लीज टेल मी बेटा, प्लीज टेल मी, इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ बेटा? पवन पूछते हैं डीपी बाई डी जेड जीरो क्यों? क्योंकि बेटा डी कैपिटल पी टोटल प्रेशर है, और टोटल प्रेशर आपका सेक्शन स्टार्ट में देखो तब भी 180 था, मिडिल में थोड़ा आ गया है तब भी 180, आगे बढ़े तब भी 180, तो कैपिटल पी जो था वो विद रेस्पेक्ट टू जेड चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए जो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा पवन? क्या बात, साजिद कह रिपीट करने के लिए। बेटा हमने ये कहा कि यहाँ पर टोटल प्रेशर या टोटल कंसंट्रेशन या टोटल मोल फ्रैक्शन, ये आपका किसी भी जगह देखो, चाहे बल्ब में देख लो इधर के, चाहे उधर के बल्ब में देख लो, चाहे रास्ते में जो आपने पाइप लगाया उस पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन पे देख लो, वो टोटल की वैल्यू सेम मिलेगी। हाँ, अंतर किसका मिलेगा? उस टोटल में कहीं पे ए ज्यादा होगा तो कहीं पे बी ज्यादा होगा। समझ रहे हो? वो रूम वाले एग्जांपल भी समझ गए? क्या बात है पवन, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर दिव्य प्रकाश, क्या बात है। सभी को क्लियर? बोलो आगे बढ़ा जाए क्या? नेक्स्ट छोटे से कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा जाए हम लोग।
बोलो भाई फटाफट बताओ बेटा, एवरीवन एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर? सभी को क्लियर बेटा? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलो बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। ओके बेटा, तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो चुकी है बेटा कि अगर डी सी ए बाई डी जेड आपका डी सी बी बाई डी जेड के क्या है, ये दोनों ही आपके बराबर है निगेटिव के साइन के साथ। तो एक बात ये भी फिक्स है कि जो आपका यहाँ पे डी ए बी आएगा ना, ये डी बी ए के बराबर हो जाएगा। जो आपका डीएबी है वो क्या हो जाएगा फॉर दिस अ सिंगल केस, जो डीएबी है वो डीबीए के बराबर हो जाएगा। बोलो सभी को क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? और ध्यान रखना, ये जब हमने लिखा था तो ए और बी के लिए, दोनों के लिए अभी जेड की डायरेक्शन अलग अलग थी, जेड की डायरेक्शन अलग अलग थी। अब इनको जब एक ही साथ आप यूज करोगे एक ही केस के लिए तो कैसे लिखोगे, तब देखो आप। अभी यहां मत सोचने लगना कि सर इसको माइनस में लिख रहे हैं तो माइनस डीएबी बराबर ये डीएबी, ये दोनों में माइनस का साइन आ रहा है, ना ना ना, यहाँ माइनस मत लगा देना, यहाँ माइनस मत लगा देना, ध्यान रखना। अब क्यों नहीं लगा सकते हो, अभी समझा रहे हैं। ये अलग अलग, मतलब एक ही केस में हमने एक बार माना कि ए ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है, उधर से हम जेड को नाप रहे हैं। एक बार हमने माना बी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है, उधर से हम अगर जेड को नाप रहे हैं। तो ये वो कहानी थी, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। अब ये जो हमने आगे यहां से स्टडी स्टार्ट की थी वो एक ही केस की स्टार्ट की थी। तो इस केस के लिए इन दोनों इक्वेशन को अगर इकट्ठा लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो यहां देखो, वो यहां देखो कंक्लूजन में, ठीक है, वो यहां पे आप कंक्लूजन में देखो, ध्यान से देखो। ओके बेटा निशांत, वेरी गुड बेटा। तो कंक्लूजन नंबर वन बेटा, कंक्लूजन नंबर वन, कि जो हमारा डी सी ए बाई डी जेड होगा ये बराबर होगा माइनस डी सी बी बाई डी जेड के। जो हमारा डी पी ए बाई डी जेड होगा ये बराबर होगा माइनस डी पी बी बाई डी जेड के। जो हमारा डी एक्स ए बाई डी जेड होगा, डी एक्स ए बाई डी जेड ये बराबर होगा माइनस डी एक्स पी बाई डी जेड के। और इन तीनों की वजह से जो एक कंक्लूजन इसी में आप और लिख सकते हो कि जो डी ए बी होगा ये डी बी ए के बराबर होगा। ओके बेटा, ये डी बी ए के बराबर होगा। नाउ कंक्लूजन नंबर टू, जो आप जे ए लिख रहे थे ना, इस जे ए को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड। या अगर यही बराबर लिखना, मतलब जेड की डायरेक्शन ए और बी के लिए फिक्स कर दिया आपने, ध्यान रखना, जेड की डायरेक्शन ए और बी के लिए फिक्स कर दिया। अब भले भले यहां पे आपका इस केस में बी यहां पे ज्यादा है, यहाँ क्या है, यहाँ पे भले बी आपका ज्यादा है, यहाँ पे बी आपका लो है, लेकिन स्टिल आप इसी को यल मान रहे हो, क्योंकि एक ही केस के लिए आप दो बार डायरेक्शन को अलग अलग नहीं दिखा सकते हो। तो ए को मेन मान के ए के अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन दिखा दिया, तो बी को भी उसी डायरेक्शन का पालन करना पड़ेगा ना, बी को भी वही डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना। तो जब बी का डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ तो बी हाई है, तो भैया हाई से लो की तरफ, और यल जेड बराबर यल से जेड बराबर जीरो की तरफ। तो इसका ग्रेडियंट तो ऑलरेडी पॉजिटिव है भैया। जब इसका ग्रेडियंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस साइन लगाएंगे क्या, एकदम नहीं लगाएंगे, माइनस साइन हम नहीं लगाएंगे, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यहां पे इसको लिख सकते हैं प्लस डी बी ए डी सी बी बाई डी जेड। ध्यान रहे यहां जो ये लिखे थे आप, ये दो इक्वेशन जो आपने लिखा था, ये एक अलग अलग केस था। एक बार हमने माना कि अगर ए के लिए लिख रहे हो सिंगल जो डायरेक्शन है डिफाइन करके, और फिर हमने कहा डी के लिए डिफाइन कर रहे हो, तो फिर यहाँ डी उसी तरह डिफाइन होता है जैसे ए डिफाइन हुआ था, कि जहां पे आपका बी ज्यादा है वहां जेड बराबर जीरो, जहां पे जी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उधर को जेड बराबर या, ठीक है। बट अभी एक ही केस में हम दोनों को देख रहे हैं, जो जनरली हमको एक ही केस में देखना है, तो इसलिए देखो वहां हम इकट्ठा नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ इस इक्वेशन को इकट्ठा कर दिए। मतलब साफ है कि ये एक ही केस के लिए इसका जो टोटल वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू इसका टोटल वैल्यू दोनों का बराबर आएगा, साइन के साथ बराबर आएगा। बोलो बेटा, ये कंक्लूजन नंबर 2 क्लियर है ना, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है? बोलो बेटा, बोलो 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 बोलो, क्या रिपीट करना है? चेतन, दिलीप राव एंड पवन कुमार रेड्डी, बेटा क्या रिपीट कराना चाहते हो, फटाक से रिपीट करा लो यार।
सर डी ए बी बराबर डी बी ए इन ऑल कंडीशन। बेटा अभी जो कंडीशन देख रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने देख लिया, अभी आगे वापस से हम देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ जगहों पे भी आपको दिखे कि बी ए में डिफ्यूज ही नहीं होता है, तो वो सब सारे केसेस आगे देखेंगे। अभी जो केस आपने पढ़ा है इसके अलावा सब भूल जाओ कि और कुछ होता भी है। कुछ होता होगा तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा हमने आपको यही कहा कि जो माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी, क्योंकि बेटा चेतन पॉजिटिव साइन इसलिए लिया हमने क्योंकि हमारा जो बी के लिए हमने ए के लिए हमने जो डायरेक्शन डिफाइन किया, ए के लिए जो डायरेक्शन हमने डिफाइन किया वो बी को पॉजिटिव ग्रेडियंट दे रहा था, और जब ग्रेडियंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो माइनस साइन क्यों लगाएं? माइनस साइन तो हमने इसीलिए लगाया था ना कि वो ग्रेडियंट निगेटिव वैल्यू आ रही थी तो टोटल को पॉजिटिव बनाना था। समझ गया बेटा चेतन? चेतन एंड पवन आपको क्लियर हो गया बेटा? बोलो बेटा चेतन एंड पवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो भाई बोलो, कम ऑन एवरीवन एवरीवन, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है? मजामा? चलो तो देखो देखो यहां देखो, और मजा लो, और मजा लो भैया, और मजा लो, चलो और मजा लो। और बेटा सभी लोग बेटा, विभास आप लेट से आए हो, अमित आप भी लेट से ज्वाइन किए हो, बेटा टाइम से आओ ना, जितना ज्यादा टाइम से आओगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो कोशिश करो कि टाइम से आओ। टाइम से आने से क्या होगा जानते हो? अगले 1.5-2 महीने में जब ये सब्जेक्ट खत्म होगा ना तो इसकी महारत हासिल हो जाएगी आपको। जब साथ साथ आप हमारे खत्म करोगे तो आपका एक्यूमुलेट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पता चला कि अभी छूट गया लेक्चर, 10 लेक्चर कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग से चलो, मजेदार तरीके से चलो। रिवीजन अगर आपने एक बार हमसे पढ़ भी लिया है तो यहाँ रिवीजन हो जाएगा वापस से सब कुछ। ठीक है, चलो ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंक्लूजन नंबर 2 भी सभी को क्लियर होगा। अब कंक्लूजन नंबर 3 को देख लो यार, कंक्लूजन नंबर 3 को देख लो, इसी पेज पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर दिया जाए कंक्लूजन नंबर 3 साहब के लिए। तो कंक्लूजन नंबर 3 क्या है बेटा? कंक्लूजन नंबर 3 हमारा ये है कि ये जो J हमने लिखा है मोलर फ्लक्स का इक्वेशन, इफ वी वांट टू राइट इन प्लेस ऑफ दिस CA, व्हाट इज दिस CA बेटा? दिस CA इज PA by RT, and in this PA by RT, capital R is universal gas constant, capital T is absolute temperature, and we are studying molecular diffusion। तो molecular diffusion का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर तो कांस्टेंट है, मतलब 1/RT ठहरा कांस्टेंट। 1/RT को हम आराम से d/dz के बाहर निकाल सकते हैं, मतलब z के साथ t या r वेरी नहीं कर रहा है। सो अगेन इसी इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? माइनस DAB/RT, और अभी यहाँ पे DCA की जगह क्या हो जाएगा बेटा? DPA/dz। और यही चीज फर्दर आप B के फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस DBA/RT इंटू DPB/dz। सिमिलरली हम चाहते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हमने लिखा था वो आप लिख के कमेंट सेक्शन में डी लिखो, डी फॉर डन, फिर हम लिखेंगे और मिला के बताना कि आप सही हुए या गलत। ठीक है, चलो सभी लोग, सभी लोग। साजिद बेटा, कंक्लूजन नंबर 2 में हमने कुछ भी नहीं किया, केवल जो DCA/dz बराबर माइनस DCB/dz था, आप देख लो ना, वहां पुट कर लो, और DAB बराबर DBA पुट कर लो, तो देखो आपका वही इक्वेशन तो आ जाएगा सेम टू सेम। तो वही जो हमने पीछे बताया था उसी को हमने वापस यहाँ इकट्ठा करके लिख दिया है कंक्लूजन में। ठीक है, मास ट्रांसफर का अमित बना लो तो अच्छा रहेगा। मास ट्रांसफर का एक बार फिर से, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट, तो इसका फिर से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि लिखने से ना ज्यादा बेहतर तरीके से याद हो जाता है। डन? सभी लोग डन लिखो। अगर इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में आपने लिख लिया है तो डन लिख दो। जरा देखें तो किसमें कितना है दम, किसने लिखा है सही और किसने लिखा है गलत। चलो हो गया सभी का। नमन ने तो डॉन लिख दिया, डॉन। डॉन का इंतजार 256 मुल्कों की पुलिस कर रही है। क्या बात है, चलो भाई, तो सभी ने लिख दिया। अब देखें भाई कौन डॉन बनता है और कौन पकड़ा जाता है, कौन डॉन बनता है कौन पकड़ा जाता है। सो JA बराबर -DAB गुड़ा P/RT इंटू DXA/D
Z, that becomes equals to plus of D BA into P by RT into DXB by DZ। देखो हमने क्या किया, P से डिवाइड कर दिया और P से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जिससे मल्टीप्लाई किया वो बाहर निकाल लिया हमने, जिससे डिवाइड किया था वो PA बाई P बन गया, टोटल प्रेशर में A का पार्शियल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हुआ ना। अरे भाई साहब ये एक्स ए क्या है, व्हाट इज दिस एक्स ए बेटा, एक्स ए इज PA बाई P, एक्स इज PA बाई P। या सिमिलरली आप इसी के अंदर में चौथे ही कंक्लूजन में इसे ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस DAB और P बाई RT क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन C, या CT दिखा दो अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो C भी लिख सकते हो, बस वो टोटल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। तो पीछे वाला C और ये CT अलग अलग नहीं है। एक काम करते हैं, पीछे क्या लिखे थे हम देख लेते हैं। पीछे CT लिखे थे, C तो लिखे हैं हर जगह। यहाँ भी क्या लिखे हैं, यहाँ भी C लिखे हैं, तो सब C लिखे हैं तो यहाँ भी चलो C ही लिखते हैं। तो सोचने लोगे अरे बाप रे बाप ये क्या हो गया, व्हाट इज हैपनिंग हियर, C व्हाट इज C व्हाट इज CT। तो बेटा C इज टोटल कंसंट्रेशन P बाई RT एंड D x A by D Z, and that becomes equals to plus of D BA into C D XB by DZ। तो बेलो बेटा किसका किसका सही हुआ, जिसका सही हुआ वो कमेंट में यस लिखेगा वाई, और जिसका गलत हो गया वो यन लिखेगा। चलो फटाफट बताओ भाई, किसका सही हुआ किसका गलत हुआ, किसका सही हुआ किसका गलत हुआ, बताओ बेटा, सभी लोग जल्दी बताओ भाई। होप 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 सभी का सही, क्या बात है क्या बात है, सबका सही हो गया। सर अरे मिंकू क्या किया, अरे चेतन आपने क्या किया, अरे जयंत, अरे पवन रेड्डी साहब, इतने बच्चे शुरुआत में सब यस यस। चलो कोई नहीं, जिसका गलत हुआ उसको क्रिस्टल क्लियर है तो वो सीसी लिख दो कमेंट सेक्शन में। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो सीसी लिख दो कमेंट सेक्शन में भाई, फटाफट लिख दो। अगर क्लियर है तो फटाक से लिख दो भाई। कम ऑन बेटा, एवरीवन एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लाजवाब। तो भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहां बंटवारा कर दें ताकि साफ साफ दिखाई दे। चल भैया, तो इस कंक्लूजन के बाद हम वापस से फिक्स लॉ के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करना चाहते हैं, इसके एनालोगस नेचर के बारे में, जो सामान्य तौर पे इंटरव्यूज में दबा के पूछा जाता है और कॉलेज सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो इंटरव्यू कॉलेज सेमेस्टर प्लस इसका जो एनालोगस नेचर बताएंगे उससे गेट का भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है वो अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो इसके एनालोगस नेचर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका एनालोगस नेचर किसकी तरह से होता है। तो आप लोगों ने हीट ट्रांसफर ऑपरेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, पढ़ लोगे, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लोगे। सो इन हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, इन हीट ट्रांसफर ऑपरेशन जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू होता है, जिसे फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो ये क्या कहता है, ये कहता है Q बराबर माइनस के, Q बाई ए बराबर माइनस के डी टी बाई डी एक्स। देख लो बेटा, जो चीजें आप यहां देख रहे थे, फॉर्मूला जो आपने देखा टोटली एनालोगस है नेचर में। Q बाई ये क्या है, हीट फ्लक्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज योर हीट फ्लक्स। इधर क्या था, इधर मोलर फ्लक्स था बाबा, इधर में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, और इधर में क्या है, इधर में टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो कहानी तो सेम टू सेम है भाई, कहानी तो सेम टू सेम है। यानी कि हीट ट्रांसफर में फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन फोरियर्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अनलॉगस है। तो एक ये गेट में आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीट ट्रांसफर में किसके अनलॉगस है। इतने आसान प्रश्न भी कभी कभी पूछ देते हैं।
जैसे आपका दोनों में जो डायमेंशनलेस नंबर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये डायमेंशनलेस नंबर किसके एनालोगस है, ठीक है, जैसे नसल्ट नंबर आपका सेरवुड नंबर के, ये सब आप आगे देखोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें करें, इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पाओगे, एक लॉ होता है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये उसके एनालोगस होता है बेटा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, टाउ, क्या कहता है, टाउ, टाउ जो आपका होता है शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, अगेन ये फोर्स का क्या है, फ्लक्स आ रहा है, तो टाउ जिसे शियर स्ट्रेस कहते हो, ये क्या आता है, माइनस म्यू डी यू बाई डी आर वाई, जो लिखना है वो लिख लो, जहां पे डी यू बाई डी आर क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, व्हाट इज दिस, दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। एक और बात बेटा, देखो देखो बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है, हालांकि फ्लूइड में तो इसको दबा के मजा लोगे इसमें, लेकिन यहां देखो एक और चीज देख लो, मान लो एक पाइप है, ध्यान से सुनना बेटा, यू हैव अ ब्यूटीफुल पाइप, सुपर पाइप, सुपर पाइप, शानदार पाइप, मोनल निकेल और कॉपर का एलॉय, खतरनाक वाला पाइप, ये है सेंटर ऑफ पाइप, हमेशा ही हम सेंटर को मान के चलते हैं, रेडियस आर बराबर 0, यह है ब्यूटीफुल वाला एक प्लेट, ठीक है, जिसमें इस डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन कह दे रहे हैं और मान लो इस डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन कह दे रहे हैं, इसके ऊपर बेहतरीन अंदाज में तैरते हुए, बिल्कुल खतरनाक उसेन बोल्ट जैसे दौड़ता है वैसे मस्त रफ्तार में, हम भी हैं रफ्तार में, फ्लूइड भाग रही है आगे को, और इस फिल्म की जो पूरी थिकनेस है हमने मान ली कुछ डेल्टा है, और इसमें भी आपकी फ्लूइड फ्लो हो रही है, मस्त तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है, बहुत अच्छे यार। अगर इसका रेडियस आर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आर बराबर कैपिटल आर आप लिख सकते हो, बिकॉज रेडियस हमने क्या ले लिया, रेडियस कैपिटल आर ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे चूंकि ये सरफेस है तो सरफेस का मतलब क्या हो गया कि y बराबर 0, और टॉप में देखोगे तो y बराबर डेल्टा आएगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी देखोगे तो सेंटर में वेलोसिटी क्या होती है, मैक्स होती है, शियर स्ट्रेस मिनिमम, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी सरफेस पर 0 होती है, शियर स्ट्रेस मैक्स होता है सरफेस के ऊपर में, यहाँ पे क्या होगा, टाउ मैक्स आएगा, ठीक है भैया, ओके, जनरली जो केस होते हैं। नाउ यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यू मैक्स है। अभी देखो मजा आने वाला है, ग्रेडियंट जो माइनस माइनस साइन आप कह रहे थे ना, इसीलिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, ताकि वो माइनस साइन के झमेले से आप निकल सको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे टाउ, तो टाउ बराबर जानते हो क्या लिखोगे, माइनस म्यू डी यू बाई डी आर, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, क्यों लगा देंगे, क्योंकि देखो ना, u जहां ज्यादा वहां आर जीरो, जहां u जीरो वहां आर कैपिटल आर, मतलब इसका ग्रेडियंट तो निगेटिव आएगा, तो टोटल पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ ऑलरेडी देखो ना, जहां u जीरो वाई जीरो, जहां y डेल्टा वहां u मैक्स, तो भाई साहब यहाँ क्यों माइनस लगाएंगे, कोई भी डेरिवेशन अगर हम इस ड्यू बाई डी वाई के लिए करेंगे तो माइनस साइन तो आएगा ही नहीं ना, आएगा ही नहीं। बोलो माइनस का जो यूज है, यूटिलाइज कर रहे हैं, ये सभी को क्लियर है, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा, बोलो बोलो बोलो, जो माइनस के बारे में हम बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर कि माइनस का क्या लफड़ा है, कुछ गलती तो नहीं करोगे ना, बोलो आगे बढ़ सकते हैं, शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, चेतन कह रहे हैं रिपीट कर दें, टाउ क्या है बेटा, टाउ इज शियर स्ट्रेस, और आप ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे टाउ क्या है, यहाँ हम और इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाले, क्योंकि फ्लूइड में जाओ देखो टाउ के बारे में पूरा 10 लेक्चर डिस्कशन है, ठीक है। तो टाउ इज शियर स्ट्रेस, क्या होता है शियर स्ट्रेस, आई डोंट नो, यहाँ कुछ नहीं बताने वाले, बस इतना बता रहे शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, हम यहाँ एनालोगस नेचर बता रहे हैं आपको, ठीक है बेटा शाजिद, तो टाउ क्या है ये मत देखो, उससे एनालॉगी आ रही है ना, इज इट क्लियर बेटा, चेतन आपको क्लियर है बेटा, ग्रेडियंट की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो माइनस साइन पीछे एक एडिशनल लगाते हैं, अगर ग्रेडियंट पहले से पॉजिटिव है तो माइनस साइन का यूज नहीं करते हैं,
डेरिवेशन करते समय हम वहाँ टाउ बराबर म्यू डी यू बाई डी वाई लेके पूरा डेराइव कर देंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना या जो भी निकालना। ठीक है बेटा, चेतन क्लियर है? इज इट क्लियर बेटा? अभी जो चल रहा है इसके बारे में विभास हम लोग देखेंगे। अभी इसके बाद आईपीसी लॉन्च है आपकी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, तो उसके बाद देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरह से लगेंगे। अभी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में ना दिमाग के अंदर लाओ, केवल और केवल अभी जो चल रहा है उसमें खो जाओ बेटा। ठीक है, ओके चलो, तो यहां तक कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ सकते हैं ना हम लोग बेहतरीन तरीके से। चल बेटा आगे आ जा, आगे आ जा। अब ना बहुत खतरनाक चीज आने वाला है, मतलब गेट में हो सकता है यही एक प्रश्न पूछ दिया जाए आपसे। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? अब एनालॉगी आप देख रहे हो कहां जानते हो? मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस। मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस, जो नया वाला टॉपिक ऐड हुआ है बाबा, वही टॉपिक है बेटा, मेम्ब्रेन सेपरेशन। मेम्ब्रेन सेपरेशन, या इसी को आप मेम्ब्रेन के बजाय ये भी कह सकते हो कि मैकेनिकल ऑपरेशन के रूप में आप इसे भी देख सकते हो। मेम्ब्रेन में देख लो, या ऐसा ही आपका ये क्या नाम है यार, मैकेनिकल ऑपरेशन में भी आप इसे ले सकते हो। मैकेनिकल ऑपरेशन जो फ्लूइडाइजेशन चैप्टर है, ये उससे भी रिलेट होता है, ये उससे भी रिलेट होता है, ऐसे ही इक्वेशंस आपको मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मामला है। कोई भी जब आप पोरस मीडिया लेते हो या कोई मेम्ब्रेन भी आप लेते हो, तो पोरस मीडिया हो या मेम्ब्रेन हो, दोनों की ही परमिएबिलिटी डिफाइंड होती है। क्या डिफाइंड होती है? परमिएबिलिटी। तो एक टाइपिकल इक्वेशन आपको मिलता है कुछ ऐसा, Q इक्वल्स टू माइनस के बाई म्यू डी पी बाई डी एल, डी पी बाई डी एल। ओके, जहां ये जो के है ना, के, इस के को हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। हाइड्रोलिक फ्लो में जनरली ये इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक फ्लो से रिलेटेड है ये। डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? इनडायरेक्टली हमने बताया, अभी डायरेक्टली किससे है? हाइड्रोलिक फ्लो से। तो ये होता है परमिएबिलिटी। के क्या है? के इज परमिएबिलिटी फॉर दैट पोरस मीडिया, फॉर पोरस मीडिया, जो भी आपने पोरस मीडिया लिया है, जो भी आपने पोरस मीडिया लिया है, ये उसकी क्या है? परमिएबिलिटी है। मैकेनिकल ऑपरेशन, हाइड्रोलिक फ्लो, डायरेक्टली रिलेशन है इसका। और ये जो परमिएबिलिटी होती है, इस परमिएबिलिटी का जो क्या कहते हैं, यूनिट होता है, इसकी यूनिट होती है डार्सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वन डार्सी क्या होता है। जैसे 1 न्यूटन जब आप लिखते हो ना, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का क्या मतलब होता है? 1 न्यूटन का मतलब कि 1 किलोग्राम में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जो पैदा कर दे, वह फोर्स 1 न्यूटन कहलाता है। तो ये तो बात थी न्यूटन की। सिमिलरली हाउ वी कैन डिफाइन दिस डार्सी। उसके पहले आप इधर आओ और एनालॉगस नेचर के बारे में एक बार फिर से अध्ययन करो। ध्यान से देखो बेटा, एनालॉगस नेचर। आपके पास कोई एक, सपोज करो ये पोरस मीडिया है, कुछ एक क्यूबिकल, मान लो क्यूबिकल हमने एक पोरस मीडिया ले लिया, 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर गुड़े 1 सेंटीमीटर। ओके, अभी इस पोरस मीडिया में क्या है? इधर साइड से आपका फ्लूइड आ रहा है और इधर से कुछ फ्लो निकल रहा है जो इस पोरस मीडिया को पार कर सके। इस साइड में प्रेशर आपका पी आई है, इधर में प्रेशर पी नॉट है। डेफिनेटली इधर से इधर को फ्लो हो रहा है, तो आप ये यहाँ पे 0 बोलोगे और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बोलोगे। तो लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपका जो पी आई है ये तो बड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट को आपका फ्लो हो रहा है। अगेन देख लो कि जो आपका ये डीपी बाई डीएल है, ये निगेटिव आ रहा है, जिसके लिए माइनस साइन पीछे लगा दिया आपने, जिसके लिए माइनस साइन पीछे हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये भी देख लो, आपका सेम टू सेम वैसा ही एनालॉगस नेचर दिखा रहा है जैसा आपने पीछे देखा था। बोलो बेटा, सभी को क्लियर? तो डायरेक्सी के बारे में बता दें आपको। आप पवन पूछ रहे हैं एनालॉगस नेचर का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है बेटा, जैसे वहां चीजें हो रही थी वैसे ही यहाँ भी हो रही हैं लगभग। मेन जो तरीका है वो सेम है। जैसे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ड्राइविंग फोर्स बटा रेजिस्टेंस। रेट ऑफ मास ट्रांसफर, ड्राइविंग फोर्स बटा रेजिस्टेंस। अब ड्राइविंग फोर्स किसका? मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर का।
रेजिस्टेंस किसका? मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफर रेजिस्टेंस, हीट ट्रांसफर में हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस। तो इक्वेशंस के जो मेन थिंग है जो आप उसे ओरली बता रहे हो टोटल, उसमें एनालॉगी है, एक ही चीज। जो चीज यहाँ पे यहाँ फ्लो रेट के बारे में बता रहा है हीट के, हीट ट्रांसफर रेट में, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में, वही सेम वैसा ही इक्वेशन कुछ हमको मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफर रेट के बारे में बता रहा है। बोलो बेटा पवन, क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा पवन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? फटाफट फटाफट बताओ भाई, सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? चलो, तो डैर्सी के बारे में हम आपको बताते हैं कि एक डैर्सी क्या होता है। अगर कोई पूछता है कि एक डैर्सी, तो एक डैर्सी किसे कहेंगे बेटा? सो वन डैर्सी जो होता है, वन डैर्सी, ये इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1 CP। बेटा सेंटीपॉइज है, पॉइज नहीं है, 1 CP। और ध्यान रहे पॉइज सीजीएस यूनिट होती है, सेंटीपॉइज सीजीएस यूनिट नहीं होती है, ठीक है? सो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 1 CP अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 ATM/सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ जब आप के बारे में लिखोगे, के, तो के क्या होगा? एक तरह से के होगा आपका क्यू म्यू बटा माइनस ऑफ dP/dL, यही ना होगा? देखो ध्यान से देखो, क्यू, क्यू क्या है? व्हाट इज क्यू? 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये तो फ्लो रेट हुआ, और पर मीटर स्क्वायर से, ये जो आपका है इसके पर मीटर स्क्वायर से कितना माल जा रहा है, तो बटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। म्यू विस्कोसिटी कितनी ली? 1 सेंटीपॉइस। और जो आपका ये प्रेशर ग्रेडियंट था, ये कितना लिया? 1 ATM/सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका ये कहलाता है वन डैर्सी। डिफाइन करोगे तो और बेहतरीन तरीके से समझ सकोगे। तो चलो हम इसकी डेफिनेशन भी आपके लिए लिख देते हैं, बिकॉज मेम्ब्रेन सेपरेशन भी आपके सिलेबस में जुड़ चुका है और मैकेनिकल ऑपरेशन भी आपके सिलेबस में आता है। तो परमिएबिलिटी तो दोनों साइड हर जगह डिफाइन करनी होती है। तो ये डैर्सी का क्या मामला है वो ध्यान दो, जो जनरली पोरस मीडियाज के लिए देखा जाता है। इसकी डेफिनेशन यहां लिख रहे हैं, लिख लो। ए पोरस मीडिया हैज permeability of 1 if a pressure difference of 1 ATM will produce a flow rate of 1 centimeter cube per second of a fluid with viscosity 1 centipoise through a cube of 1 centimeter side। तो बेटा ये आपका क्या है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ वन डैर्सी। एक डैर्सी क्या होता है? बोलो बेटा, सभी को क्लियर है ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? विभास के सर म्यू तो कैंसिल होता है, फिर के को क्यों? बेटा म्यू कहाँ कैंसिल हो रहा है? म्यू कैंसिल कहीं नहीं हो रहा है। कहाँ कैंसिल हो रहा है बेटा विभास? म्यू कैंसिल नहीं हो रहा है। ओके, चलो सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? विभास बेटा आपको भी क्लियर है? शैल वी मूव फॉरवर्ड? जल्दी बताओ बेटा, थोड़ा सा और बचा है, बिकॉज अभी आज एक लेक्चर और है प्रैक्टिस सेशन वाला, तो अभी इसको हम लोग बाइंड अप कर देंगे थोड़ी देर में। यहां तक चीजें सभी को क्लियर है? पवन बताओ बेटा, क्या क्या डाउट है पवन आपका? सभी को क्लियर? पवन कुमार रेड्डी को डाउट है? बोलो बेटा पवन, अपना डाउट पूछो बेटा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो। और विभास बेटा अगर आपको भी कोई डाउट है तो फटाफट आप भी लिख दो, जल्दी से लिख दो बेटा, कोई सा डाउट नहीं रहना चाहिए, कैसा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर?
अब नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इक्वेशंस में खेलने वाले हैं और इक्वेशन में खेलने में बड़ा मजा आता है। तो इक्वेशन और न्यूमेरिकल आपके नेक्स्ट लेक्चर से खतरनाक खतरनाक स्टार्ट होंगे एक बेहतरीन अंदाज में कि सब इजीएस्ट लगेगा आपको। चलो बेटा, किसका डाउट था जल्दी पूछ लो, फटाफट पूछ लो तो हम आगे बढ़ जाएं। पवन कुमार रेड्डी, पूछो पूछो बेटा, जल्दी पूछो बेटा पवन, फटाक से पूछ लो यार। हम्म तो पवन कह रहे हैं विस्कोसिटी पे डाउट। विभास कह रहे सर माय कमेंट उस टाइम लैग हुआ था, अच्छा फिर से बता दें। साजिद कहते हैं सर रिपीट कर दीजिए। दिव्य प्रकाश कहते हैं सर एक बार फर्स्ट लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। निशांत कहते हैं सर के इज जस्ट रेजिस्टेंस इक्वेशन का, या बेटा के अभी आपका केवल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या है कि इसके बारे में अभी आप डिटेल में नहीं जान पाओगे। वो मास ट्रांसफर का, अरे मेम्ब्रेन वाला मेरा लेक्चर जाके देखो तो परमिएबिलिटी के बारे में आप समझ पाओगे, बहुत ही डेप्थ में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी क्या होता है यहाँ, के म्यू कैसे आया ये इक्वेशन, ये सबसे मतलब नहीं है आपको, ये अभी नहीं पढ़ा रहे आपको। आपको ये इक्वेशन कहां से आया अभी यहाँ मतलब ही नहीं, आगे देखोगे कहां से आया जब वो टॉपिक पढ़ोगे। ये एनालॉगी देख रहे हो कि वहां ऐसा इक्वेशन होता है, अभी देख लो ऐसा इक्वेशन होता है और यहां भी हम वैसा ही इक्वेशन पाए हैं। समझ रहे हो बेटा? इज इट क्लियर बेटा निशांत एंड पवन कुमार रेड्डी एंड विभास, आप भी ये म्यू कहाँ गया, कैसे गया, कहाँ जा रहा है, आपको इससे मतलब अभी नहीं रखने का कि ये इक्वेशन आया कैसे या परमिएबिलिटी क्या होती है, आपको कुछ भी अभी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आगे जब ये टॉपिक आएगा तब डिटेल में देखोगे। अभी टॉपिक हमारा फिक्स ला है बेटा, फिक्स ला के साथ एनालॉजी देख रहे हो खाली, समझ रहे हो? इज इट क्लियर बेटा दिव्य प्रकाश एंड पवन? अभी आपने केवल एनालॉजी देखी, आपने हाइड्रोलिक फ्लो के लिए इस इक्वेशन या परमिएबिलिटी को खत्म नहीं किया है, वो सब बात की बातें हैं। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। बोलो, अभी जो एनालॉजी हमने दिखाया कि वैसा ही इक्वेशन ये भी है, आपको ये दिख रहा है कि नहीं सेम वैसा ही डिट्टो इक्वेशन दिखाई दे रहा है। उसी तरह का इक्वेशन है ना, या तो अभी केवल हम एनालॉगस नेचर दिखा रहे हैं, हम बिल्कुल उस बारे में जानना नहीं चाहते कि वो इक्वेशन आई कहां से, वो सब उस समय देखेंगे। जैसे हीट ट्रांसफर कहां से आई, फोरियर लॉ पूरा देखेंगे अच्छे से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहां से कैसे, वो भी देखेंगे, तो वो सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, स्लाइड लास्ट वाला देखना चाहता है, एक सेकंड बेटा, ये लो, ये देख लो लास्ट वाली स्लाइड। ओके बेटा दिव्य प्रकाश, चलो 10 सेकंड रुकेंगे हम, फिर स्लाइड को चेंज करेंगे। डन, ओके। चल भाई, 1 2 3 एक और देख लो, एक और देख लो, छोटा सा टॉपिक नन्ना मुन्ना। ठीक इसी प्रकार एक लॉ और होता है, जो लॉ तो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना पढ़ाने वाले हैं हम आपको आगे, लेकिन आपने पढ़ा होगा अपने फिजिक्स में, ओम्स लॉ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। सो ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई साहब, करंट फ्लो उतना ही तेज करेगा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट मीन्स वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल। और यहां भी आपको क्या मिला था, आई बराबर वी बाई आर, दैट मीन्स ऊपर क्या है ड्राइविंग फोर्स, नीचे क्या है रेजिस्टेंस। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एनालॉगस में, एनालॉगस नेचर में है, ये भी एनालॉगस में है फिक्स लॉ के। यही सारी चीजें जब हीट ट्रांसफर में आपको पढ़ाएंगे तो हीट वाले को एक नंबर पे लिखेंगे और फिर सारे को नीचे लिखेंगे, तो हीट ट्रांसफर की एनालॉगी हो जाएगी कि हीट ट्रांसफर का इक्वेशन किससे एनालॉगस नेचर रखता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जब लिखोगे तो वहां लिखोगे एनालॉगी ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, तो उसमें आप सारे लिख दोगे, फोरियर लॉ लिख दोगे, फिर फिक्स लॉ लिख दोगे, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया तो ये सारे सब्जेक्ट में वर्क करेगा। और उस इक्वेशन के बारे में डिटेल में उस सब्जेक्ट में जानोगे, जैसे इस सब्जेक्ट के अंदर फिक्स लॉ के बारे में डिटेल में जाने हो, एफएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में डिटेल में जानोगे, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में आप फुरेस्ट लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में डिटेल में जानोगे। क्लियर बेटा? बोलो, सभी को यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो भाई, सभी लोग बता दो, नो डाउट स्टिल नाउ? चलो ओके, तो बेटा आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं
और कल भी आपका लेक्चर है मास ट्रांसफर ऑपरेशन का, ठीक है, कल भी आपका लेक्चर है मास ट्रांसफर ऑपरेशन का। तो कल हम लोग थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में आगे अध्ययन करेंगे और जानेंगे दो बेहतरीन, दो नहीं एक्चुअल में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंट डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे, जिसमें चार मेन केसेस आएंगे आपके। एक आपका आएगा इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन का, एक आएगा बी स्टैग्नेंट का, एक आएगा नॉन इक्विमोलर का, और फिर एक आएगा आपका वेरिएबल एरिया डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया। तो अगले हमारे ये चार टारगेट होंगे जो हम देखते हैं नेक्स्ट एक या दो लेक्चर में हम लोग, बहुत ही एक में तो नहीं हो पाएगा, कम से कम दो लेक्चर लगेंगे, उसमें हम लोग कंप्लीट करके उस पर न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे बेसिक्स के साथ, साथ ही गैसेस के साथ लिक्विड के बारे में भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। बार्क का लेक्चर आज कितने बजे आएगा, बट अभी चूंकि ये लेक्चर अभी एंड हुआ भी नहीं है और 8:30 को क्रॉस कर गया है, ठीक है, तो बार्क का लेक्चर थोड़ा सा हम आगे खसकाएंगे, जो 9 बजे था आप 9:15 पे आओगे, अभी शेड्यूल कर देंगे तुरंत जैसे लेक्चर एंड होगा, क्योंकि अभी भी लेक्चर में थोड़ा समय है, क्योंकि देखो अभी कुछ डाउट है बच्चों के, तो अभी ये एंड हुआ नहीं है, एंड होने के बाद से आपका टाइम डाल देंगे 9:15, आप मान के चलो 9:15, ठीक है। साजिश करो ओम्स लॉ एंड लोगस कैसे, बेटा ओम्स लॉ में जो आप न्यूमरेटर में देख रहे हो वो है वेलोसिटी, अरे वोल्टेज, वोल्टेज होता है पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगेन पोटेंशियल डिफरेंस इज एनालोगस टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, और कंसंट्रेशन डिफरेंस को छोड़ करके आप अपने उस फिक्स लॉ में सब कुछ अगर डिनोमिनेटर में डाल दो ना, तो उसको रेजिस्टेंस कह देंगे आप, क्या कह देंगे, रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ भी वही कहानी है आपकी, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो इसलिए ये भी आपका एनालोगस है नेचर में, किसके, फिक्स लॉ के। ठीक है बेटा साजिद, क्लियर हो गया क्या आपका डाउट? और भी कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट, अभी समय है, आपको 5 मिनट तक और दिया जा सकता है, क्योंकि अगला टॉपिक अभी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अगला टॉपिक लिखने का मतलब है कि वो कम से कम आपका 25 मिनट तक जाएगा और फिर वो 9 क्रॉस हो जाएगा, और एक लेक्चर और है तो फिर वो नहीं हो पाएगा। ओके, ऐप में डाउनलोड कैसे करें, अनिकेत पूछते हैं। बेटा अनिकेत, इसके लिए हमको कॉल कर लेना आप, हम बता देंगे कि ऑप्शन वो कैसे एक्टिव होता है। यस जैन बेटा, आप कॉल कर लीजिएगा, कल दोपहर में हम दोनों लोगों को बता देंगे कि उसके लिए आपको क्या करना होगा। ओके, कल दोपहर में कॉल करना, क्योंकि अभी तो बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तुरंत ही हम बिजी हो जाएंगे, अभी पीपीटी बनानी है, जल्दी 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 टाइप करेंगे क्वेश्चन अगले लेक्चर का, ठीक है। चलो ओके बेटा, ओके। सो बेटा डोंट फॉरगेट टू रिवाइज योर नोट्स एवरी डे, एंड वन मोर थिंग बेटा, जो भी आपके मित्र हों यार हों उनको फटाफट ज्वाइन करा दो। आपको थैंक यू वो ज़रूर बोलेंगे जब वो लेक्चर देखना स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत ही बेहतरीन रिवॉल्यूशन ऑफर चल रहा है, जल्दी ये फ़ी आपकी 50% तक इंक्रीज़ कर सकती है, और जल्दी ही वापस से सारे डिस्काउंट ख़त्म होके 2 गुने से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि जो आपकी रियल फ़ी थी 1 साल की 35,550, उसके आस-पास या उतनी हो जाएगी। तो जल्दी से जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप चाहेंगे बेटा कि जॉइन करा दीजिए, ओके। और अपने नोट्स को रिवीजन करना रोज मत भूलिएगा। सो आई मस्ट डू माई रिवीजन डेली, 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 अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए बेटा, if you want dream job and success in every phase of your life, ठीक है, सो अपने नोट्स को रिवाइज करने की एक आदत डालिए। आप बेशक कॉलेज के साथ बिजी रह सकते हो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन कॉलेज में आप कितना बिजी रहते हो, कितना पढ़ते हो, कॉलेज से आने के बाद कॉलेज का वो सभी लोग जानते हैं। कॉलेज का मतलब है कि एग्ज़ाम आता है, उस टाइम में पढ़ करके कॉलेज का काम आप कर ले जाते हो, तो टाइम ही टाइम होता है, संडे भी आता है, तो आप जो गलत कामों में इधर उधर फालतू के लाइक गेम खेल लिया, बैठ के पबजी खेल रहे हो हैं, बैठ के कोई गेम खेल रहे हो हैं, या एकदम निकल गया 3 घंटा क्रिकेट खेलने, खेलो क्रिकेट खेलो, कौन मना कर रहा है, 3 नहीं 4 घंटे खेल लो संडे को क्रिकेट, लेकिन 4 घंटे जब खेलने जाओ ना, उसके पहले ये सोच लो 4 नहीं 3 ही घंटा पढ़ेंगे। हाँ, हमारे दोस्तों ने कहा है शाम को 4:30 से क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो बैठ जाओ पढ़ने के लिए 1 बजे, 1 बजे से 4 सवा 4 तक पढ़ाई करो और फिर क्रिकेट खेलो, देखो क्या फॉर्म आएगा बेटा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, नहीं तो फिर किसका फॉर्म खराब चल रहा है, केएल राहुल, नहीं तो केएल राहुल हो जाओगे। चलो, सो आज के लिए इतना ही बेटा, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर, वेरी 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 हैप्पी गुड नाइट बेटा।
You're all welcome, beta. You're all welcome. Welcome. Okay, beta. So I'm now going to end this session, and we will meet again tomorrow in mass transfer operation. You're welcome, beta. You're all welcome. Welcome, beta. Shamir, yes, Jen, everyone. टेक केयर बेटा एंड रिवाइज करके आओगे सभी लोग वेरी वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा वेरी हैप्पी गुड नाइट